हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिस सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, नॉट ओनली द पॉइंट ऑफ व्यू आपके एग्जामिनेशन के लिए, बट जब आप आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे वहाँ पर भी ये पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में से पूछा जाता है। ठीक है, तो हमको इस प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में काफ़ी कुछ स्टडी करना है। जैसा कि आगे हम लोग एक इंट्रोडक्शन देखेंगे सिलेबस का, कंप्लीट सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सिलेबस आपके पास भी अवेलेबल होगा, आपका जो ऐप बना है वहाँ पर भी हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में सिलेबस को डाल देंगे, लेकिन वो वहाँ पे डला हुआ होगा, फिर भी हम लोग सिलेबस का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये जो पेपर है पहले इलेक्ट्रॉनिक्स फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था कम्युनिकेशन के नाम से, बेसिक कम्युनिकेशन के नाम से, लेकिन न्यू सिलेबस जो आपका आया है उसमें इस सब्जेक्ट को थर्ड सेमेस्टर में लाया गया है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप इस सब्जेक्ट से देखेंगे, तो इसलिए इस सब्जेक्ट का एक डिटेल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। डिटेल नॉलेज कहने का मतलब कि जितना भी सिलेबस का पार्ट है उसका तो नॉलेज होना ही चाहिए और उसके अलावा और भी आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए इस सब्जेक्ट को समझने के लिए। तो हम लोग सारे चीज़ को कवर करेंगे, जितना भी चीज़ है सबको हम कवर करेंगे। बिल्कुल हमको बेसिक से स्टार्ट करना है, जीरो लेवल से स्टार्ट करना है और इसको उस लेवल तक ले जाना है जिस लेवल तक आपके एसबीटी के एग्जामिनेशन में तो पूरा का पूरा कवर हो जाए। प्लस जब आप आगे किसी जेई का एग्जामिनेशन दे, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बहुत सारा जेई का एग्जामिनेशन होता है, रेलवे में, बीएसएनएल में, इन सब में भी अगर आप उस एग्जामिनेशन में बैठे तो आप इस सब्जेक्ट से पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। इतना मेरा यहाँ पे क्या होगा, मोटो होगा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाए इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली कम्युनिकेशन के बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ कि पहले आप लोग कम्युनिकेशन क्या है इस चीज़ को आप जानें कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, मैसेज का आदान प्रदान करते हैं, मैसेज का आदान प्रदान करते हैं, मैसेज को भेजते हैं, मैसेज को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम अपने लैंग्वेज में अगर हिंदी में बात करें तो कम्युनिकेशन का तो यही मतलब होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कम्युनिकेशन का ये मतलब होता है कि मैसेज को क्या करना, मैसेज को भेजना और मैसेज को क्या करना, रिसीव करना, इसी को कम्युनिकेशन बोला जाता है। अब मैसेज हमारा कैसा होगा, मीनिंगफुल मैसेज होगा। मीनिंगफुल कम्युनिकेशन तभी हम लोग मानेंगे जब मैसेज हमारा क्या हो, मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल मैसेज को हम लोग बोलेंगे मैसेज कंटेनिंग सम इन्फॉर्मेशन, वैसा मैसेज जिसके अंदर क्या हो, इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ हो। जैसे हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं अभी, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैसेज भेजते हैं, है ना, हम लोग मैसेज भेजते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ होता है। जैसे हम अपने फ्रेंड को कॉल करके बुलाते हैं कि तुम पढ़ने के लिए मेरे पास आ जाओ, तो हमने क्या भेजा, मैसेज भेजा, उसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन है छुपा हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। आपने देखा होगा कि अर्लियर, बहुत पहले हम लोग बचपन में या अभी भी हम लोग एक कम्युनिकेशन का बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कम्युनिकेशन का छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। टेलीफोन का एक छोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इधर एक डब्बा लेते हैं, इधर एक डब्बा लेते हैं और दोनों के बीच में एक वायर, एक थ्रेड का कनेक्शन करते हैं। कैसा कैसा होता है, चलो हम लोग देखते हैं, हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं फिगर, इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि दो हमारे पास क्या है, डब्बा है ना, और इस डब्बे के बीच में हमने एक थ्रेड लगा दिया है। हमने क्या लगा दिया, एक थ्रेड लगा दिया। अब एक डब्बा को एक लड़का पकड़ेगा
दूसरे डब्बा को दूसरा लड़का पकड़ेगा, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन ये होना चाहिए कि जो थ्रेड है वो टाइट होना चाहिए, थ्रेड के अंदर क्या होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए, मतलब वो टाइट होना चाहिए। तो जब एक बच्चा इधर से बोलेगा तो दूसरा बच्चा उसको कान में लगाएगा। मान लो इधर से मैं बोल रहा हूँ और इधर आप पकड़े हुए हो, इसको टाइटली पकड़े हुए हो, तो आपको क्या पता चलेगा, हम जो बोलेंगे वो कुछ डिस्टेंस पर आपको सुनाई देगा। तो बेसिकली टेलीफोन का जो कंसेप्ट है इसी से लिया गया है, टेलीफोन का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल इसी से लिया गया। हम लोग भी ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, आप लोग भी करके देख सकते हो अगर नहीं किए हो तो। मैंने तो किया है, बचपन में मैं किया हूँ। छोटा सा डब्बा ले लेते थे और उसमें होल कर देते थे और उसमें थ्रेड को डाल देते थे, और उधर एक और डब्बा था सेम, उसमें भी हम होल करके थ्रेड को डाल देते थे और उसको एक तरफ पकड़ा देते थे और हम ले लेते थे यहाँ पे, अपने भाई को पकड़ा दिए, उसके बाद हम बोलते थे तो वो सुनता था, या वो बोलता था तो हम सुनते थे। तो क्या होता था, मैसेज का आदान प्रदान होता था इसके थ्रू, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन कम्युनिकेशन में हुआ, कम्युनिकेशन में ये कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया गया, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक बेसिक कम्युनिकेशन का क्या है, पार्ट है। ये बेसिक कम्युनिकेशन जो हमारा इनिशियल कम्युनिकेशन का कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ कंसेप्ट, ठीक है। तो ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं इसको बोला जाएगा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इसको क्या बोला जाएगा, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। आप आगे देख रहे हो बहुत सारे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जनरली हमने यहाँ टेलीफोन का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो देखिए इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, है ना, एक स्कॉटिश ब्रिटिश साइंटिस्ट हुआ करते थे। स्कॉटलैंड और ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट था, ग्राहम बेल। उन्होंने सबसे पहले टेलीफोन का आविष्कार किया। तो उनको ये कंसेप्ट टेलीफोन का कहाँ से आया, बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेलीफोन जो ग्राहम बेल को आया वो यहीं से आया, ठीक है। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके ये कंसेप्ट आया। उसी कंसेप्ट को उन्होंने मोर एंड मोर जनरलाइज करके टेलीफोन सिस्टम का क्या किया, आविष्कार किया। जो पहले टेलीफोन हम लोग यूज़ करते थे, सबसे पहले जो टेलीफोन यूज़ किया जाता था वो ये टेलीफोन सिस्टम यूज, ये सबसे अर्लियर टेलीफोन सिस्टम यूज़ किया जाता था 18th सेंचुरी में। ऐसा हम लोग टेलीफोन, ये कैसा, ये 18th सेंचुरी में ये टेलीफोन सिस्टम यूज़ होता था। ये बेसिक फर्स्ट हम लोग टेलीफोन सिस्टम यूज़ करते थे। उसके बाद जैसे जैसे एडवांस होता गया, सिस्टम एडवांस भी होता गया, ठीक है ना। जैसे जैसे आगे हम बढ़ते गए सिस्टम भी मेरा क्या होने लगा, एडवांस होने लगा। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे। ये देखिए इस प्रकार का टेलीफोन सिस्टम हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते थे, ठीक है, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में हम लोग टेलीफोन को धीरे धीरे क्या करने गए, टेलीफोन का जो हमारा जो सिस्टम था इसको एडवांस करते गए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये टेलीफोन का एक सिस्टम है, फिर उसके बाद ये मोर एडवांस सिस्टम है, उसके बाद ये सिस्टम हम लोग तो कहीं ना कहीं देखे भी हैं, ठीक है। इसके बाद फिर मोबाइल आ गया। तो ये सारे क्या है, आप जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं, दीज ऑल, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्स्टेब्लिश करने का, स्थापित करने का, ये सारे क्या है, ये डिवाइस है, ये सारे क्या है, डिवाइस है, ठीक है। सबसे पहले कम्युनिकेशन हम लोग कैसे किया करते थे, सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था तो कम्युनिकेशन के लिए हम लोग कबूतर का यूज़ करते थे, है ना, लेटर को वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेजने के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम को करने के लिए। उसके बाद धीरे 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 एडवांस होता गया। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल बताया कि ये कम्युनिकेशन हम लोग धीरे धीरे एक्स्टेब्लिश करते करते ये कम्युनिकेशन को हमने यूज़ किया। तो ये मैंने टेलीफोन का एग्जाम्पल लिया है। टेलीफोन के अलावा भी और कम्युनिकेशन सिस्टम को करने के लिए, कम्युनिकेशन को करने के लिए और भी अदर डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे डिवाइस यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हमारा जो यूनिट आएगा, जहाँ पर वो एग्जाम्पल आएगा, उस एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये दिखाने का मेरा मेन मोटो यही था, मेन मकसद यही था कि आपको, आपके अंदर कम्युनिकेशन के बारे में एक छोटा सा
क्या हो, छोटा सा एक कंसेप्ट बने कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, कम्युनिकेशन क्या है, इट इज द कम्युनिकेशन इज नथिंग बट what, sending of information, sending of meaningful information, message containing information या information containing message from one place to another place, इसी को कम्युनिकेशन बोला जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक मैसेज को आप भेजो जिसके अंदर क्या हो, इंफॉर्मेशन हो, इसी को हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी हम बस इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इसी कारण से आपको सिर्फ बता रहे हैं, आपको केवल और केवल सुनना है। जहां पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा उसको नोट्स के फॉर्म में लिखाया जाएगा। जो नोट्स आपको दिया जाएगा वो कंप्लीट नोट्स होगा। कंप्लीट नोट्स कहने का मतलब कि उसके अंदर सारा चीज़ होगा, डिफरेंट बुक्स का, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग उसके अंदर कवर करेंगे, एक अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि पढ़ने के लिए अच्छा इफ़िशिएंटली पढ़ने के लिए, ऐसा पढ़ने के लिए जो कि आगे हमको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट मिले, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एक अच्छा नोट्स। अगर आप एक अच्छा नोट्स प्रिपेयर करते हो और उस नोट्स को हमेशा पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट के प्रति आपका जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ब्रॉड होता जाएगा और आपको बहुत उस कंसेप्ट को समझने में क्या होगा, हेल्पफुल होगा। एग्ज़ाम टाइम में भी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अभी सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे के आए हो, जो स्टूडेंट एक प्रॉपर और अच्छा नोट्स बनाए होंगे उनको एग्ज़ाम टाइम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम जो भी यहाँ पे स्टडी करेंगे उसको हम लोग नोट्स के फॉर्म में लिखेंगे और नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड भी किया जाएगा। पूरा जो भी ज़रूरत है उस सारे ज़रूरत को पूरा करते हुए हम लोग इस सब्जेक्ट को आगे क्या करेंगे, ले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कंप्लीट सिलेबस का। ये जो सब्जेक्ट अभी आपने देखा, जो सब्जेक्ट हमने यहाँ स्टार्ट किया है, इस सब्जेक्ट का हम क्या देखेंगे, एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। किस चीज़ का, इसके सिलेबस का, कि अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन SBT हमको इसके अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ना है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो, तो स्टेट बोर्ड में जो भी सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट का एक प्रॉपर कोड डिफाइन होता है। आप जब एग्जामिनेशन दिए होंगे तो आपने देखा होगा ऊपर में सब्जेक्ट कोड लिखा होता है, सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट कोड होता है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है इसका कोड है 2021-301, ये सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, और इसके अंदर आपको कुल 5 यूनिट्स पढ़ना है, 5 यूनिट आपको पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से ये यूनिट होंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें जो पहला आपका यूनिट होगा, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट यूनिट आपका जो होगा उसका नाम है एनालॉग मॉड्यूलेशन। दिस इज द फर्स्ट यूनिट, ये पहला यूनिट है एनालॉग मॉड्यूलेशन। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है ना। और जब हम लोग एनालॉग मॉड्यूलेशन स्टार्ट करेंगे तो हम लोग ये भी देखेंगे कि एनालॉग मॉड्यूलेशन होता क्या है, मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है, एनालॉग का क्या मतलब है। ठीक है, सेकेंड यूनिट जो है आपका, दैट इज नथिंग बट इट इज पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन, एनालॉग मॉड्यूलेशन जब आप पढ़ेंगे उसके बाद आपको जो सेकेंड पढ़ना है उसका नाम होगा पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। ठीक है, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंदर हम लोग आगे देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं, ये हम लोग डिटेल वे में भी अभी देखेंगे। जस्ट इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे इसका। थर्ड यूनिट है, उसका नाम है PCM। PCM का मतलब होता है, आगे हम लोग देखेंगे इसको, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन जनरली इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम लोग एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे वर्डिंग आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि जस्ट एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए, इसके अंदर जो भी मैटर आप पढ़ रहे हैं, जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, आपके लिए वो नया है। तो धीरे धीरे समय लगते लगते आपको काफ़ी कुछ
आइडिया लग जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर लग जाएगा। ठीक है, तो पीसीएम के बाद हमको इसके अंदर डेल्टा मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ना है। डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या होता है ये 3rd यूनिट में हम लोग जनरली देखेंगे। उसके बाद 4th यूनिट हमारा आता है। 4th यूनिट में हमारा क्या आता है, डिजिटल मॉड्यूलेशन। ठीक है, यहाँ 2 वर्ड है, आप ध्यान रखेंगे, यहाँ डिजिटल यहाँ तक और ये मॉड्यूलेशन दोनों अलग अलग वर्ड है, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, डिजिटल और मॉड्यूलेशन। तो 4th यूनिट हमारा क्या हो गया, डिजिटल मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट लास्ट यूनिट हमारा है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए, लास्ट यूनिट इज नथिंग बट स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। ये लास्ट यूनिट है कंप्लीट, ये नया यूनिट है, पहले भी ये यूनिट पढ़ाई नहीं होता था, बाकी ऑलमोस्ट ये सारे यूनिट पढ़ाई होते थे, है ना। 4th सेमेस्टर में मैंने आपको बताया, पहले ये सब्जेक्ट 4th सेमेस्टर में बेसिक कम्युनिकेशन एंड साउंड इंजीनियरिंग के नाम से आता था। तो उसमें कहीं ना कहीं हम ऊपर का पार्ट पढ़ते थे, लेकिन नीचे का जो पार्ट है उसको हम लोग नहीं पढ़ते। ये नया पार्ट है कंप्लीटली आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा यूनिट वाइज इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। आप देखिए मैंने इधर और इधर दोनों तरफ कम्युनिकेशन का क्या बताया, एक टावर लगाया है ना, मोबाइल टावर कम्युनिकेशन करने के लिए हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, यूनिट 3, 4, 5 में क्या क्या पढ़ना है इसको हम लोग ब्रीफली देखेंगे। ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल कराया जाएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया है ऐप के अंदर आपका ये पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल होगा। आपका सिलेबस होगा, जो बोर्ड ने सिलेबस आपको दिया है उस सिलेबस वहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा, देखिए ये हमारा फर्स्ट यूनिट, दिस इज द फर्स्ट यूनिट व्हाट, एनालॉग मॉड्यूलेशन। अभी अभी आपने देखा यूनिट 1 क्या था हमारा, एनालॉग मॉड्यूलेशन। तो अब हमको देखना है एनालॉग मॉड्यूलेशन में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या कंटेंट है हमारा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एनालॉग मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो तो फर्स्ट आपको एनालॉग मॉड्यूलेशन में ये जो 2 टॉपिक आप देख रहे हैं, ये टॉपिक और ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। मैंने अपने तरफ से ये दोनों टॉपिक को मेंशन किया है क्योंकि ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आप मॉड्यूलेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मॉड्यूलेशन को पढ़ने के लिए हम लोग 2 टॉपिक को क्या किए हैं, एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, जिसमें पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें हम लोग जनरली ब्लॉक डायग्राम के मदद से कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टडी करेंगे। इसमें बेसिकली हमारा क्या होगा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना। वहाँ पे ब्लॉक डायग्राम के मदद से आपको कम्युनिकेशन सिस्टम का एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको अपने सिलेबस में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने क्या किया, इसको इसमें ऐड किया है। ठीक है, सेकंड जो आप देख रहे हैं, सेकंड क्या है, कंसेप्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ने के लिए कुछ फॉर्मूला आपको पढ़ना होगा। जैसे फॉर्मूला मैंने यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया है, क्या होता है ये सब हम आगे देखेंगे, ये हमारे लिए आगे की बात है। फोरियर ट्रांसफॉर्म के मदद से हम लोग कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन को एक्सप्लेन करेंगे। मॉड्यूलेशन आगे हम बताएंगे 3 प्रकार का होता है, पहले तो बताएंगे क्या होता है, फिर 3 प्रकार का मॉड्यूलेशन बताएंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। तो इन सब में आपके सिलेबस में दिया हुआ है टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। सिलेबस देखोगे तो टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन, अभी केवल आपको सुनना है, अभी आपको एकदम घबराना नहीं है, बहुत ही ईजी पेपर है ये। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, कोई भी क्लास मिस नहीं करते हैं, पूरा नोट्स प्रिपेयर करते हैं जो हम आपको बता रहे हैं, तो 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आप इस सब्जेक्ट में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। ठीक है, और अच्छा मार्क्स आता भी है स्टूडेंट का। इससे पहले भी जब एग्ज़ाम हुआ है 4th सेमेस्टर में, स्टूडेंट इसमें अच्छा मार्क्स लाता है, तो आप लोग भी अच्छा मार्क्स लाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपको फॉलो करना होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा उसको फॉलो करना होगा। ठीक है,
तो हम यहाँ बता रहे थे कि ये दो टॉपिक जो है आपको कम्युनिकेशन को पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है, तो मैंने इसको ऐड किया है इसमें। नेक्स्ट आप देखिए, थर्ड जो इसके अंदर आप पढ़ेंगे ये आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। इसका नाम है कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी को हम ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट मतलब दो फ्रीक्वेंसी देते हैं और हम फ्रीक्वेंसी को वहाँ ट्रांसलेट करके क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो जनरली इसमें फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन के बारे में हम बताएंगे आपको। इसके बाद जो इसमें फोर्थ जो आपको टॉपिक मिलेगा वो टॉपिक है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर हमको डिफरेंट सब टॉपिक पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला हमारा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल में। उसके बाद हमारा डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर DSBSC क्या होता है देखेंगे हम लोग। उसके बाद हमको इसके अंदर सिंगल साइड बैंड के बारे में पढ़ना है, ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमको इसमें वेस्टिजियल साइड बैंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ये भी देखेंगे। अब इसको पढ़ना है हमको टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में। डोमेन कहने का मतलब होता है अवस्था। तो इन सारे चीज़ों को हमको टाइम में भी पढ़ना है और फ्रीक्वेंसी में भी पढ़ना है, ठीक है। यही टाइम से फ्रीक्वेंसी में इसको चेंज करने के लिए हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अब बताओ, तुम यहाँ टाइम डोमेन पढ़ोगे और फ्रीक्वेंसी डोमेन पढ़ोगे, और टाइम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने के लिए हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमको पढ़ना तो ज़रूरी है, इसलिए ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। हमने आपको पहले भी बताया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं होगा, लेकिन हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए हमारे कंसेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी होगा, या फिर आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी वो चीज़ ज़रूरी होगा। तो ये दोनों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो मेथड ऑफ जनरेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ये जो आप देख रहे हैं AM, DSBSC, SSB, VSB है ना, इन सब का जनरेशन कैसे होगा, ये एक प्रकार का सिग्नल्स है, एक प्रकार का क्या है, सिग्नल्स है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट इसमें टॉपिक आप देख रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ FM सिग्नल इन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग FM सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे। तो सारा चीज़ इंफॉर्मेशन आपको 1 by 1 दिया जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से दिया जाएगा, ताकि कोई भी वर्ड आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट 1। चलिए अब लोग जल्दी से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यूनिट। देखिए, नेक्स्ट यूनिट है आपका सेकेंड यूनिट, इसका नाम है पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, है ना। तो पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन में हमको क्या देखना है, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन में हम लोग देखेंगे पहले सैम्पलिंग क्या होता है, व्हाट इज सैम्पलिंग। तो यहाँ पर हम यहाँ पे एक टॉपिक और देखेंगे, इस टॉपिक का नाम है सैम्पलिंग, है ना। तो हम लोग यहाँ पे सैम्पलिंग, ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट है, ये आइडियल सैम्पलिंग से। तो पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि ये सैम्पलिंग क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज सैम्पलिंग। तो हम लोग सैम्पलिंग के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, ये सैम्पलिंग कितने प्रकार का होता है ना, उसी में एक प्रकार है इसका आइडियल सैम्पलिंग। उसके बाद आइडियल सैम्पलिंग का में हम लोग एक सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ेंगे, सैम्पलिंग का एक थ्योरम भी होता है। फिर इस सैम्पलिंग में एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम लोग एलियासिंग बोलते हैं, ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम होता है, देखेंगे। उसके बाद इंटरपोलेशन देखा जाएगा। उसके बाद ये टाइप्स ऑफ सैम्पल्ड सिग्नल, मतलब टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है। ये जनरली क्या है, ये दोनों आप जो देख रहे हैं इसको, ये दोनों है हमारा क्या, टाइप ऑफ सैम्पलिंग। दिस इज नथिंग बट टाइप ऑफ सैम्पलिंग। तो ये टाइप ऑफ सैम्पलिंग हमको पढ़ना होगा, ठीक है। तो जनरली हम लोग इसके अंदर क्या देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे क्या, कि कैसे हम लोग एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा, EEE आप पढ़े होंगे, ठीक है। EEE में आप एनालॉग और डिजिटल के बारे में पढ़े होंगे। तो एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस होता है और डिजिटल सिग्नल हमारा कैसा होता है, 0 1 के फॉर्म में होता है।
कैसा होता है हमारा 0 1 के फॉर्म में होता है। ये 1 है, मान लो ये 0 है, फिर ये 1 है, फिर ये 0 है, मान लो ये 1 है, 0 है, 1 है, ये 0 है। ठीक है, तो ये कैसा सिग्नल है हमारा एनालॉग। एनालॉग, इसको एनालॉग बोला जाएगा, क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, ये आगे की तरफ भी जाएगा, इधर से आएगा। हमने बस एक साइकिल बनाया है, एक साइकिल में पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो ये कैसा हमारा सिग्नल है एनालॉग सिग्नल। ठीक है, और ये कैसा हमारा सिग्नल है, ये कैसा है मेरा डिजिटल। ये कैसा है डिजिटल सिग्नल। ये कैसा है डिजिटल व्हाट सिग्नल। तो कैसे हम एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे और कैसे डिजिटल को वापस एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग इस सैम्पलिंग के मदद से देखेंगे। तो जनरली इसके अंदर यही देखा जाएगा, है ना। चलिए, तो ये हमारा कौन था यूनिट नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। हमारा नेक्स्ट यूनिट होगा यूनिट नंबर 3। चलिए देखिए, यूनिट नंबर 3 हमारा पीसीएम। पीसीएम मतलब पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, चलो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमको पढ़ना क्या है, फर्स्ट यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, है ना। तो पहले तो हम लोग यहाँ भी एक टॉपिक ऐड करेंगे जिसका नाम होगा क्वांटाइजेशन। इसका नाम क्या होगा, क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्वांटाइजेशन क्या होता है। फिर क्वांटाइजेशन दो प्रकार का होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पीसीएम एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन। ठीक है ना। पीसीएम एक्चुअली जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसका फुल फॉर्म होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसका जो फुल फॉर्म है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या होता है, क्या है पल्स, क्या है कोड, क्या है मॉड्यूलेशन। हमने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहे हैं कि हर चीज़ को बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत किया जाएगा। अभी तो सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं का बिल्कुल नया नया वर्ड आपके सामने जा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सारे वर्ड को यहाँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमको इसमें पढ़ना है वो सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो है ना, और इन पीसीएम एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कौन था, यूनिट नंबर 3 था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यूनिट नंबर 4 पे। चलिए, तो यूनिट नंबर 4 हमारा कौन सा है, देखो यूनिट नंबर 4 है हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन, है ना। डिजिटल मॉड्यूलेशन। यूनिट नंबर 1 जो आप पढ़े थे वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एनालॉग मॉड्यूलेशन था, है ना, और ये क्या है डिजिटल मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो डिजिटल मॉड्यूलेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो बेस बैंड ट्रांसमिशन लाइन कोडिंग, कैसे किसी डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे किसी डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कोड का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइन कोडिंग पढ़ेंगे, जिसमें रिटर्न टू जीरो, नॉन रिटर्न टू जीरो, दो प्रकार की कोडिंग आपको बताई जाएगी, रिटर्न टू जीरो, नॉन रिटर्न टू जीरो। ठीक है ना, इस तरह की कोडिंग बताई। डिजिटल सिग्नल को हम देखो, डिजिटल सिग्नल को ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डिजिटल सिग्नल को हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए कैसा है 1 0 1 0, और ये कैसा 1, और ये कुछ होगा मान लो -1। ठीक है, फिर 1 -1, तो दो प्रकार की कोडिंग हो गई कि नहीं, है ना। तो इसके बारे में डिटेल में स्टडी होगा आगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, ISI। ठीक है, क्या है इसमें हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में स्टडी करेंगे, उसमें देखेंगे। फिर पल्स शेपिंग, पल्स का शेप किस तरह से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। जो पल्स, इसको बोला जाता है पल्स, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोला जाता है पल्स। पल्स, तो इस पल्स का शेप कैसे डिटरमाइन होगा, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ये देखेंगे। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फॉर डिस्टॉर्शन फ्री बेसबैंड ट्रांसमिशन, इसको देखा जाएगा। ठीक है,
तो किसी भी ट्रांसमिशन में मैसेज को भेजने में हमको क्या करना पड़ता है, ट्रांसमिशन करना पड़ता है। मैसेज को भेजना मतलब ट्रांसमिशन करना। तो ट्रांसमिशन में डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, सिग्नल हमारा शेप में उसकी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, इसी को डिस्टॉर्शन बोलते हैं। तो ये डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेज्ड कोसाइन स्पेक्ट्रम है, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, ठीक है, पहले पढ़ाई नहीं होता था, है ना। तो अब आपको ये नया टॉपिक पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। जनरली हायर लेवल का जो एग्ज़ाम होता है बीटेक में, उस बीटेक के बाद उसमें ये टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पास बैंड ट्रांसमिशन है ना। उसके बाद हमारा लास्टली है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ए सिग्नल ऑर्थोगोनलाइजेशन, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, यूनिट नंबर 4 डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात थी। अब लास्ट यूनिट हमको देखना है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नहीं बोला जाता, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे लिए। चलो उसमें देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। देखो तो क्या देखे हैं जहाँ पे हमारा, यहाँ क्या है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन यहाँ थोड़ा चला गया है बाहर, यहाँ क्या है, हाँ ये 4th 5th स्प्रेड स्पेक्ट्रम, यहाँ पे मॉड्यूलेशन है, यहाँ क्या है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, हेयर मॉड्यूलेशन। थोड़ा ध्यान देंगे, है ना, स्लाइड में ये उधर चला गया है। तो ये जो वर्ड है दिस इज नथिंग बट व्हाट, मॉड्यूलेशन। देख रहे हो हर यूनिट में मॉड्यूलेशन के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो क्या यूनिट है हमारा, स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको जल्दी से हम लोग देखते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन करेंगे, स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्यूडो नॉइज सीक्वेंस, स्यूडो नॉइज सीक्वेंस क्या होता है, नॉइज क्या होता है पहले ये बताएंगे। इसके बाद हमको डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम DSSS विथ कोहेरेंट BPS के, ठीक है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। पहले तो बताएंगे डायरेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। इसके बाद प्रोसेसिंग गेन हमको देखना है कि सिग्नल का प्रोसेसिंग गेन किस प्रकार से होता है, और उस प्रोसेसिंग गेन के बाद उसके अंदर कुछ एरर आता है कि नहीं आता है। अगर गेन आया तो एरर भी आता है, तो एरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एरर स्पेसिफाई नहीं होता है, इसलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी के मदद से उसको पढ़ते हैं, ठीक है। एरर कब आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी होप स्प्रेड स्पेक्ट्रम FHSS है ना, इसके बारे में हमको पढ़ना है कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी को हम लोग एलोकेट करेंगे ताकि सभी जगह पहुंचे। और लास्टली हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम, है ना, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिंग, ठीक है ना, CDMA, मल्टी कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है होता है, ठीक है ना, एक्सेस होता है हमारा। तो CDMA के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सिलेबस था, यही हमारा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू आपके स्टेट बोर्ड के हिसाब से ये हमारा सिलेबस था, ठीक है। बहुत कुछ ऑलमोस्ट हमको लगता है कि 99% वर्ड जो इसके अंदर आया है वो आपके लिए नया वर्ड आया है, तो घबराना नहीं है। आज तो जस्ट एज ए इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस में लेके आया हूँ, धीरे धीरे जो भी वर्ड होगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो, अब इसमें आपको करना क्या है कि इसमें आपको कुछ रेफरेंस बुक लेने हैं, रेफरेंस बुक। अब कौन सा रेफरेंस बुक होगा, चलिए देखते हैं हम। बस एक रेफरेंस बुक देखने के बाद हम लोग इस क्लास को ओवर करेंगे, है ना, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर अपने यूनिट्स को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो रेफरेंस बुक के लिए हमने यहाँ पे आपको दिया है लर्निंग रिसोर्सेज। तो यहाँ देखो, दीज आर द रेफरेंस बुक, ये रेफरेंस बुक है। इस बुक के थ्रू हम लोग स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को, ठीक है ना। तो ये सारे बुक्स आप देख रहे हैं, ये बुक आप देख रहे हैं, इसमें मोस्ट ऑफ बुक आप इसमें देख रहे हैं ये फॉरेन राइटर की बुक है, ठीक है ना। ये जितने भी बुक आप देख रहे हैं फॉरेन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम बाय टॉम सीलिंग, ठीक है ना, टॉम सीलिंग TMH पब्लिकेशन का है। फिर प्रोकिस एंड साले, थर्ड जो है आपका साइमन हैकिंस, है ना, साइमन हैकिंस ये सबसे अच्छी किताब मानी जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन स्पेशली कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, जितने भी बुक आप देख रहे हैं इसमें, इस बुक को पढ़ने के लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए। इस तीनों बुक को पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए। पेशेंस कहने का मतलब है कि उल्टोगे और समझो कि समझ में आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है।
तो करना क्या है, आपको बुक लेना ज़रूर है। आपको बुक आप कोशिश करेंगे इंडियन राइटर का बुक ले। जैसे इसमें एक इंडियन राइटर का बुक है, कम्युनिकेशन सिस्टम एनालॉग एंड डिजिटल बाय आरपी सिंह एंड एसडी सप्रेटी एमएच पब्लिकेशन का है, ठीक है। इसके बाद ये 5वां नंबर एक बुक है ना, मॉडर्न डिजिटल एनालॉग कम्युनिकेशन बाय बीपी लाठी ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का। या फिर आप इसके नीचे 2 बुक है, ये विले पब्लिकेशन का है ना। या फिर इसके नीचे आप है ना अर्जुन महेश्वरी इसका बुक है, ठीक है। तो ये सारे बुक आपके सिलेबस में मेंशन था, इसलिए मैंने आपको बताया। आपको एक काम करना है, एक बुक आपको ले लेना है जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। उस बुक का नाम है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बुक है ना, और उससे आपको समझ में आएगा। उस बुक के अलावा दूसरे बुक में इतना सिंपल लैंग्वेज नहीं मिलेगा। उस बुक का नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम, उस बुक का नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। अच्छा, दोनों होना चाहिए उसमें। बुक जब आप लेने जाएं तो वहाँ पे दोनों उसके अंदर मेंशन होगा, एनालॉग एंड डिजिटल। देखिए अलग अलग भी आता है, एनालॉग का अलग आता है, ठीक है, एनालॉग एंड डिजिटल मतलब कम्युनिकेशन, उसमें एनालॉग भी होना चाहिए और डिजिटल भी होना चाहिए, दोनों साथ साथ, ठीक है। राइटर का नाम यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, बाय डॉक्टर संजय शर्मा, बाय डॉक्टर संजय शर्मा, संजय शर्मा। ये काफ़ी फेमस किताब है, संजय शर्मा। पब्लिकेशन भी मैं बता देता हूँ, ये कैटसन पब्लिकेशन का बुक है, ये कैटसन पब्लिकेशन का बुक है। तो ये किताब आप परचेज कर सकते हैं। तो मेरे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको सलाह ये है कि पहले आप इस बुक को परचेज करें, इससे पढ़ें, और जब इससे आपका कवर हो जाए तब आप इसमें कोई भी फॉरेन राइटर का बुक ले सकते हैं, जिसमें जो सबसे अच्छा बुक माना गया है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम बाय साइमन हैकिन्स, ठीक है। और एक चीज़ और, आप NEPTEL नेप्टेल का वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका भी वीडियो देख सकते हैं, IIT के प्रोफेसर द्वारा बनाया गया है ये वीडियो। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट अपने क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस था। बार बार बोल रहे हैं, बहुत सारे नया 99.99% वर्ड आपको नया गया होगा, आपको लगा होगा ये कहाँ से आ गया, है ना। लेकिन हम लोग इसका धीरे धीरे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे आगे भी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।